हे गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1 और 2 नंबर के होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में और अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूं। गाइस, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 1 के होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जिस पर आप लोग डेरिवेशन न्यूमेरिकल रिएक्शंस के चक्कर में बजे रहते हो और इन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हो, और जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। आपको एक बात ध्यान देना होगा कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाने के लिए आप सबको हर एक क्वेश्चन पर आपको करना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आज उन क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुविकल्पी के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं और अति लघुत्तरीय के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, और मैं धीरे धीरे इस सीरीज चलाकर इसे कंप्लीट करा दूंगा। और मैं ये सभी क्वेश्चन आपको डीपीपी के रूप में भी दे रहा हूं। डीपीपी की मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। जो स्टूडेंट डीपीपी डेली कर रहा है, समझना उसको केमिस्ट्री में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाई चांस आप 95+% भी ला सकते हो, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक डीपीपी कर रहे हो तो। डीपीपी क्या है, कुछ नए स्टूडेंट हैं वो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं पहले से ही आपको बता दूं। देखिए, मेरा लक्ष्य है कि आपके एग्जाम से पहले आपको पूरे 500 क्वेश्चन करा दूं। 500 क्वेश्चन कैसे कराऊंगा? डेली आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा केवल, और मैं ये 50 दिनों से आपको मैं 50 दिनों तक कर दूंगा। तो आपके पूरे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। जरा सोचिए आप लोग कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड का पेपर होता है केमिस्ट्री में, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 या 30 क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन मैं कहां पे देता हूं। 25 या 30 क्वेश्चन के लिए पूरे 500 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, वो भी लिख लिख कर प्रैक्टिस के साथ में, तो बताइए जरा क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहां से ही देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे करके चले जाते हो बोर्ड एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा, मैं यहां पर ही आऊंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं अपने डीपीपी से मिलाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही सोच विचार कर मैं दे रहा हूं। और डीपीपी आपको कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लिंक के जरिए जाइए, ज्वाइन हो जाइए वहां पर। या फिर अगर लिंक के जरिए नहीं खुल रहा है, क्योंकि टेलीग्राम की लिंक में थोड़ा एरर आ गया था इस समय, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर चले जाना है, वहां पर सर्च कर देना है अल्फा इंस्टीट्यूट। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें 3000 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और डीपीपी को सॉल्व करिए। क्योंकि डीपीपी देने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को देख लिए, हाँ हाँ मुझे तैयार है, आसमान में, हवा में, ऐसे करेंगे। अगर हवा में करेंगे तो परसेंटेज भी हवा में ही चलेगा। आपको अपने हाथों से रफ कॉपी पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, और उन क्वेश्चन को मुझे भेज देना है। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही लिख कर मुझे भेजना है। और काफ़ी स्टूडेंट भेजते भी हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, करीब हजारों स्टूडेंट हैं, मुझे नाम सबका याद नहीं है, और मैं सबके कॉपी को भी देखता हूँ। जितने स्टूडेंट भेजते हैं लगभग सभी कॉपी को देखता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट का नहीं भी देख पाता हूँ तो उनके लिए सॉरी, लेकिन मैं देख लेता हूँ सबके। जब कॉपी को देखता हूँ तो आपके कॉपी में कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग सही तरीके से लिख भी नहीं पाते हो, तो उन सभी गलतियों को, उन सभी क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ आपको। टेलीग्राम पर मैसेज के जरिए, कॉल करके, जैसे भी होता है मैं बता देता हूं आप लोगों की आप ये गलती कर रहे हो। अगर कोई गलती सभी स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनको आके मैं यहाँ पे बताता हूं। जैसे डेरिवेशन में कुछ लोग गलती कर रहे थे, लिखने में फिगर नहीं सही से बना रहे थे, तो उस चीज़ को मैं बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल सही हो जाए। वैसे चलो ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए ये सभी चीज़ें मैं बता रहा था। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि वे डेली ऐसा कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट ऐसा हैं। तो आप सभी लोग चलिए आइए जुड़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अति लघुत्तरीय प्रकार के हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। वैसे इन सभी क्वेश्चंस को मैं कभी न कभी आपके टेस्ट के रूप में कभी न कैसे कैसे मैं दे चुका हूं, क्योंकि पहला चैप्टर इसलिए तो मैं काफ़ी बार दे चुका हूं। फिर भी 2 4 5 या 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ग्रेफाइट क्या है? जरा सोचिए, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ऑप्शन के रूप में आपके सामने है आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। देखिए, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखने लगूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका ही, तो मैं केवल आंसर यहाँ पे लिखूंगा, बाकी समझा दूंगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं चाहता तो लिखकर भी करा देता, लेकिन वहाँ पे समझा नहीं पाता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ग्रेफाइट होता है वह आपका एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है। कैसा है?
सहसंयोजी ठोस है। कैसे आप लोग जानोगे कि यह सहसंयोजी ठोस है, और सहसंयोजी ठोस होते क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए, सहसंयोजी ठोस जो होते हैं उनके बीच एक तरह से सहसंयोजिक बंध पाया जाता है, और वे स्नेहक के रूप में होते हैं, मतलब वे मुलायम होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट आपका एक सहसंयोजिक ठोस है। कैसा है? सहसंयोजी ठोस। देखिए, ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात, ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसे चार भागों में बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और फिर धात्विक ठोस। तो सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वह आपके ग्रेफाइट होते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं सहसंयोजी ठोस के। सहसंयोजी ठोस का आपका हीरा भी होता है। क्या होता है? हीरा भी आपका सहसंयोजी ठोस होता है। क्या हुआ, हो सकता है एग्जाम में आपके हीरा ही पूछ ले, तो हीरा भी आपका सहसंयोजी ठोस होता है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, जिसे आप लोग सिलिकॉन कार्बाइड भी कहा जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड भी आपके सहसंयोजी ठोस होता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी आपका सहसंयोजी ठोस होता है। ये तीन एग्जाम्पल, केवल और केवल तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपको टेंशन फ्री हो जाना है। पूछेगा तो इसी तीन एग्जाम्पल में कौन कौन से आपको याद रखना है। सहसंयोजी ठोस में ग्रेफाइट याद रखना है, हीरा याद करना है और सिलिकॉन कार्बाइड याद रखना है। हीरा ग्रेफाइट तो आप आसानी से याद रख सकते हो, और सिलिकॉन कार्बाइड भी आप याद रख सकते हो। ये जो सहसंयोजी ठोस होते हैं ये आपके जो है क्रिस्टल ठोस के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? क्रिस्टल ठोस के प्रकार होते हैं। फिर से समझना, सहसंयोजी ठोस किसके प्रकार होते हैं? जरा बोलो मेरे साथ आप सभी लोग। क्रिस्टल ठोस के प्रकार होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह चार प्रकार का होता है। कौन कौन? आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस। आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन? क्रिस्टल। ठीक है, तो वहां पर पूछा गया है आपसे कि ग्रेफाइट कैसे ठोस होते हैं, तो ये सहसंयोजी ठोस होते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल है ग्रेफाइट के, सहसंयोजी ठोस के, सहसंयोजी ठोस के कौन कौन से हैं? हीरा है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, और आपके ग्रेफाइट तो है ही। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोटेशियम सल्फेट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता रहा हूं। पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? कैसा ठोस है? ठीक है, पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? ये प्रश्न है आपसे कि पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है। पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? आपके ऑप्शन वही है: आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और आपके धात्विक ठोस। कैसे ठोस है? देखिए, पोटेशियम सल्फेट कैसे लिखते हो? KSO4, यही होता है ना पोटेशियम सल्फेट। तो आपके जो पोटेशियम सल्फेट होता है यह आपका आयन के रूप में होता है, पोटेशियम प्लस सल्फेट माइनस, पोटेशियम प्लस सल्फेट माइनस। तो ये पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस होता है? आयनिक ठोस होता है। ठीक है, कैसा ठोस होता है पोटेशियम सल्फेट? आयनिक ठोस होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे रास्ते में चलते चलते, मान लो बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर ही आपसे पूछ दे कि NaCl कैसा ठोस होता है, जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएं। NaCl भी आपका सोडियम जो क्लोराइड है यह भी आपका कैसा ठोस होता है? आयनिक ठोस होता है। यह भी आयनिक ठोस होता है, यह भी आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस किसके प्रकार हैं? आपको मैंने बताया, ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। तो आपका सोडियम क्लोराइड कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है, क्योंकि ये आयनों से मिलकर बना है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, इससे मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ठोस क्या है। ग्रेफाइट कैसा ठोस है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है, यह आप लोग समझ गए होंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अधिकांश बार, कि कौन सा ऐसा धातु है जो फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों दर्शाता है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यौगिक जो फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों दर्शाता है। कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा यौगिक है जो फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों दर्शाता है। अब देखिए, मैं ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट में भी दिया हूँ, काफ़ी स्टूडेंट इसे सही भी किए हैं। तो आप लोग उस धातु का, उस यौगिक का नाम याद रख लेना, AgBr। अब जरा मुझे बताइए आप सभी लोग, फ्रैंकल तथा साटकी दोष तो मुझे नहीं बताना होगा ना, मुझे तो नहीं चाहिए आपको फ्रैंकल तथा साटकी दोष के बारे में बताना। अरे फ्रैंकल दोष और साटकी दोष क्या होता है, आपको मालूम ही होगा ना कि फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष क्या होता है, और किसमें घनत्व में परिवर्तन होता है ये भी मालूम होगा। तो मुझे लिखने की और बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगर है तो बता देना, अगले वीडियो से जब मैं बनाऊँगा इसमें, तो उसमें एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चलूँगा। बस यही दिक्कत होगी कि टाइम आपका बर्बाद होगा। अगर आपके मालूम है फ्रैंकल तथा साटकी दोष किसे कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि फ्रैंकल तथा साटकी दोष में किसका घनत्व अधिक में परिवर्तन हो जाता है, किसमें नहीं परिवर्तन होता है। ये सभी चीज़ें देखिए, मैं जो पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ उस पॉइंट से संबंधित आप लोग जो कुछ भी जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एक बार करके देखो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र लिखिए। क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र लिखिए। क्रिस्टल के, चौथा, क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र लिखिए या व्यंजन लिखिए। क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र लिखिए या फिर व्यंजन लिखिए। किसके? क्रिस्टल के घनत्व के लिए क्या होता है सूत्र या व्यंजन? घनत्व D इक्वल होता है ZM/AQ, ZM/AQ, और यहाँ पर NA होता है। अब आइए बताइए इसमें Z क्या है? Z होता है आपके परमाणुओं की संख्या। जैसे FCC में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 4 होती है। BCC में क्या होती है? 2 होती है। अभी ये सब चीजें भी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, तो उसे मैं अभी क्लियर करूंगा। Z क्या है आपका? परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और M क्या है आपका? स्मॉल m। और AQ क्या है? AQ क्या है? देखिए, कोई भी आपका सेल होता है इस प्रकार से, तो इस सेल में जो आपका ये लंबाई होता है इसी को A कहते हैं, तो A का क्यूब कर देंगे, मतलब आयतन निकल जाएगा। AQ क्या है आपका? सेल की लंबाई, सेल की लंबाई। और M क्या है आपका? M आपका जो है द्रव्यमान है। क्या है? M आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, ठीक है। और Na आपका क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। आइए सभी चीजों को एक बार कंप्लीट करते हैं। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? तो सहसंयोजी ठोस है। पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? तो आयनिक ठोस है। मैंने आपको बताया कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। जिसमें क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। एक काम करना सभी लोग, चारों के 2-2 एग्जाम्पल लिखना, देखकर ही लिखना, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप सभी लोग। हो सकता है अन्य एग्जाम्पल पूछ दे। और उस यौगिक का नाम आपको बताना है जो यौगिक फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों प्रदर्शित करते हैं। नाम क्या है उस यौगिक का? नाम AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नीचे देखो, क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र आपको लिखना है। क्रिस्टल के घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है? ZM/AQ/Na। ये क्रिस्टल के घनत्व के लिए क्या है? सूत्र है, जिसमें आपका मैंने इस सूत्र पर आधारित 2-3 क्वेश्चन भी कराया हूं न्यूमेरिकल, इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, समझना यहाँ पर। Z आपका क्या है? परमाणु की संख्या है। अगर कोई भी परमाणु FCC के रूप में होता है तो इसमें 4 होती है परमाणुओं की संख्या। अगर कोई भी परमाणु
बीसीसी के रूप में होता है, इसमें 2 होती है, और कोई भी परमाणु एससी के रूप में होता है तो उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आपका जेड परमाणु की संख्या है, यम आपका द्रव्यमान है, ए क्यूब आपका सेल की लंबाई है, ये मतलब ये आपका सेल की लंबाई है, ठीक है, ये आपका सेल की लंबाई है, एन आपका अवोगाद्रो संख्या है। एन का मान कितना होता है 6 नहीं बताएंगे आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। एन का मान मतलब अवोगाद्रो संख्या आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं, 1-2-4 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफसीसी, बीसीसी और एससी क्या है। बता दूं? नहीं बताऊंगा, चलो ठीक है, जाने दो। एफसीसी, बीसीसी और एससी, इन तीनों चीजों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्या लिखोगे? एफसीसी जो होता है फलक केंद्रित क्यूबिक लेटिस, यानी का फेस सेंटेड क्यूबिक लेटिस जो होता है, एफसीसी जो होता है उस, और ये जो बीसीसी होता है और एससी, 3 प्रकार के होते हैं ना क्रिस्टल, तीनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एफसीसी में जो परमाणु होते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं? फलक के केंद्र पर होते हैं, या फिर घन के केंद्र पर होते हैं, या फिर भुजाओं पर होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं परमाणु, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बीसीसी में जो परमाणु होते हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एससी में जो परमाणु होते हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि आपका जो नमक होता है, साधारण नमक कभी कभी पीला रंग पड़ जाता है, साधारण नमक कभी कभी पीला रंग पड़ जाता है। साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक का पीला बनना, पीला हो जाना। क्यों पीला होता है? क्योंकि साधारण नमक में जो है आपका एफ केंद्र हो जाता है। एफ केंद्र के कारण साधारण नमक क्या होता है? पीला हो जाता है। आपको इतना एक ही शब्द याद रखना है, एफ केंद्र, ठीक है। इतना तो हो गया, ज़्यादा नहीं वर्णन दूंगा आपको, क्योंकि आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी है। तो आप सभी लोग पूरा फोकस अपनी डीपीपी कीजिए, कहीं किसी के चक्कर में मत पड़िए। आपको बहुत से लोग आएंगे अपनी कमाई करने के लिए, अनेकों प्रकार के बैच की बातें करेंगे, लेकिन आप मैं कह रहा हूं, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ में जिस तरह से मैं कर रहा हूं तैयारी करते रह गए, तो उस दिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे, देख लेना कि अगर आप लोग डीपीपी सॉल्व किए रहोगे तो केमिस्ट्री में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100 नंबर के पेपर में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 10 नंबर इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीपीपी सॉल्व करने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप भूल जाओगे, गलत कर दोगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप करोगे लेकिन एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। कुछ ऐसे होते हैं खड़ूस एग्जामिनर, लेकिन भगवान करे आप सभी को अच्छे एग्जामिनर मिले, सभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे, और सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़कर बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन डीपीपी आपको डेली का डेली दूंगा। 1-2-3 दिन डीपीपी नहीं दिया था, इसका वजह था कुछ स्टूडेंट थे जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनका प्री बोर्ड एग्जाम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो 1-2 दिन रुक जाता हूँ, लेकिन अब रेगुलर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।